एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी आज सुर्खियों में है क्योंकि बीजेपी और रामविलास पासवान की पार्टी का गठबंधन हुआ है। अगर हम कहें कि मोदी को नए राम मिले हैं रामविलास पासवान के तौर पर तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही गठबंधन की घोषणा हुई वैसे ही विरोध भी बीजेपी में शुरू हो गया। आपने ब्रेक के पहले सुना बीजेपी के एमएलए अच्युतानंद सिंह इसका विरोध कर रहे हैं। अश्विनी चौबे खुलकर अपनी बात कह चुके हैं। तो क्या बीजेपी के लिए ये जो गठबंधन है ये बिहार में नुकसानदायक भी साबित हो सकता है? इसी मुद्दे पर बात करते हैं। पूरा पैनल मेरे साथ है। सुधांशु जी, गठबंधन की घोषणा, सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। गठबंधन की घोषणा पूरी भी नहीं हुई, अच्युतानंद सिंह खुलकर सामने आए और कहा कि ये गठबंधन ठीक नहीं है, तमाम दागी लोगों को पार्लियामेंट में लाने की तैयारी चल रही है। ऐसा है, जब तक अच्युतानंद जी को यह ना पता लग जाए कि किन किन सीटों को दिया गया है और कौन कौन व्यक्ति उस पर लड़ने वाले हैं, तब तक ये कहना शायद समय से पहले ही उनकी प्रतिक्रिया हो गई है। दूसरा मेरा उनसे निवेदन है, पहले संगठन में बात कर लीजिए, उसके बाद अगर आप संतुष्ट ना हो तो शायद तब आपको कहीं इस तरह की चीजें करनी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस समय देश के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति अगर बाहर ना करके संगठन के अंदर करेंगे तो शायद अच्छा है। सुधांशु जी, ये लोग तो पहले से बोलते आ रहे हैं, अश्विनी चौबे पहले से बोलते आ रहे हैं, अच्युतानंद सिंह पहले से बोलते आ रहे हैं कि ये गठबंधन ठीक नहीं है, तब भी आपकी पार्टी ने किया। ऐसा लगता है कि जो लोकल जो लीडर्स हैं वो इस गठबंधन का विरोध कर रहे थे, केवल राष्ट्रीय छवि के नेताओं को मोदी साहब को खुश करने के लिए इस गठबंधन की जैसे जरूरत थी। नहीं, ऐसा नहीं है समझिए। एक हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी संगठन के अंदर मत की भिन्नता होना बड़ा स्वाभाविक है और ये सारा होता है मूल्यांकन पे। आदमी का मूल्यांकन होता है कि भाई अगर ये करा जाएगा तो शायद इससे संगठन को फायदा होगा, इस संगठन को फायदा नहीं होगा। इस विषय पे मूल्यांकनों में भिन्नता है तो मत की भिन्नता है और किसी भी संगठन में मत की भिन्नता को हम अगर नकारेंगे तो ठीक नहीं है। अच्छा है उनके मत भिन्नता है, मन भिन्नता नहीं आनी चाहिए। संगठन में अपना मत रखा है, एक बार फैसला हो गया उसके बाद हमारा आचरण क्या होना चाहिए इसकी जिम्मेदारी हर एक पे है। मुझे लगता है अब सबके आचरण में गंभीरता होगी और संयम होगा। लेकिन सुधांशु जी, ऐसा देखा नहीं गया है। हालांकि आपकी पार्टी मानी जाती है कि कार्डर बेस्ड पार्टी है, लेकिन खुलकर विरोध शुरू हो गया गठबंधन के होते से ही। अब मेरा सवाल यहां पर है मुकेश नायक साहब से। मुकेश जी, कांग्रेस के पास अलाइज टूट रहे हैं, आपके अपने साथी रामविलास पासवान बीजेपी के खेमे में बैठ गए जाके, क्या कांग्रेस को चिंता हो रही है? अभी से नाव डूबने लगी है। देखिए, अभी आपने कहा था कि मोदी जी को नए राम मिल गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी को ये नए राम नहीं, नए विभीषण मिल गए हैं। ये समझौता बिल्कुल, इसमें ना कोई राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक किसी तरह की भी समानता नहीं है और ये आगे इतिहास कहेगा कि इस गठबंधन से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ये बीजेपी में आए हैं, इनका एकमात्र एमएलए बिहार में था, वो इस्तीफा देके छोड़ के चला गया। इनके 2 एमएलए पहले नीतीश कुमार जी के साथ चले गए, केवल 3 एमएलए इनके थे। कांग्रेस से इन्होंने 8 सीटों की मांग की थी। अभी 4 दिन पहले तक ये कहते रहे कि बीजेपी ने इन्हें 8 सीट देने के लिए कहा है। अगर आप 8 सीट हमें देते हैं तो पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि हम कांग्रेस के गठबंधन के साथ रहेंगे। कांग्रेस इन्हें 3 सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन इन्हें 8 सीट चाहिए। तो इसका मतलब तो पासवान साहब ने ये है कांग्रेस के मुकाबले न सामाजिक ज्यादा अच्छी डील कर ली है, न नीतिगत है, ये केवल सौदेबाजी है और बंदरबाट है। राजीव रंजन सिंह जेडीयू में आप लोगों ने बड़ी कोशिश की पासवान को अपने साथ मिलाने की, बीजेपी, लेकिन पासवान बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। जाहिर तौर पर रामविलास पासवान जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस बार बार कहती रही है, पूरी तरह से बिहार में एक्सपोज हुई है। और हम पहले भी कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की स्थिति में नहीं रही है और शायद इसीलिए लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के पास भी एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे और उपेंद्र कुशवाहा जी के पास भी एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे।
इन दो दलों को उन्होंने 10 सीटें दी हैं और ऐसे कुछ समझौते आपको आने वाले समय में और भी दिख सकते हैं। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी देश के 12 राज्यों में तो उनका कोई आधार नहीं है। जिन राज्यों में बड़ी बढ़त लेने का दावा वो करते रहे हैं, ये गठबंधन जो है बीजेपी का, ये नेशनल पर्सपेक्टिव में मोदी जी की छवि के लिए ज्यादा जरूरी हो गया ऐसा लग रहा था। पार्टी ने लोकल डिफरेंसेस को दरकिनार कर दिया। आप मुझसे पूछ रहे हैं सुमित? जी जी सभा में आपसे पूछ रहा हूँ, सभा नकवी में आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं मुझे आवाज नहीं। पहली बात तो ये रामविलास जी बहुत महीनों से, बहुत सालों से घूम रहे थे कि कोई उनको सीरियसली ले, और कभी लालू उनको इक्का दुक्का सीट दे देते थे, कांग्रेस इनसे बात नहीं कर रही थी। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा गठबंधन है ये, क्योंकि एक ये जो बिहार में जो अश्विनी चौबे नाराज बैठे हैं, एक बिहार भाजपा में हमेशा से ही एक फैक्शन रहा है जो सुशील मोदी के खिलाफ है, और ये कास्ट के आधार पर भी ऑपरेट करता है। लेकिन बिहार बीजेपी रामविलास पासवान का जो वोट है 50,000 इधर 40,000 उधर, वो कुछ हद तक ट्रांसफरेबल है जी। तो इसमें थोड़ा बहुत फायदा भाजपा को हो सकता है, लेकिन इसमें नेशनल पॉलिटिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी को काफी फायदा है। बिल्कुल, क्योंकि एक कमेंट अभी 2 दिन पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि वो मुसलमानों से माफी मांग रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा, लोग कह रहे थे ये कि बिल्कुल सभा में उस पॉइंट पे आऊंगा। मैं जयंतो से एक रिएक्शन लेना चाहिए। जयंतो था, क्या आपको लगता है कि ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया बिहार में? देखिए, हर चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल कुछ फैसला लेते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन एक फैसला लेना जरूरी होता है। तेलंगाना में जैसे कांग्रेस एक फैसला लिए हैं, उसमें क्या उचित हुआ है या अनुचित हुआ है वो चुनाव के बाद हम विश्लेषण कर सकते हैं। अभी भाजपा के लिए सबसे बड़ी जो रामविलास पासवान को मतलब साथ में मतलब लेने में सबसे बड़ी जो फायदा है कि यूपीए जो ब्रेक कर रहा है, जो एक इरोशन हो रहा है, उसका एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ये संदेश बाकी जो संभावना को बढ़ाते हैं। मान लीजिए नवीन पटनायक लेफ्ट के मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, प्रफुल्ल महंत, सुधांशु मित्तल जी यहाँ बैठे हैं, वो बहुत असम के साथ जुड़े हुए थे। प्रफुल्ल महंत अभी लेफ्ट मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। रामविलास का जो है स्टेट बीजेपी पे नाराज है, बहुत लोग नाराज हैं ये भी, लेकिन हर समय ये होती है ना, सीपीएम के साथ कांग्रेस हाईकमांड के कारण पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नाराज होते हैं। तो ये नाराजगी स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का फैसला में मतलब आपको कभी कभी एक फैसला लेना हाईकमांड के लिए जरूरी होता है। और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए इस वक्त ये बहुत जरूरी हो गया था कि वो ये संदेश दे पाए देश भर में, और खासकर उन अपने प्रोस्पेक्टिव अलाइज में कि उनके साथ भी, उनके नाम के साथ भी गठबंधन में लोग जुड़ सकते हैं। ऐसे लोग जो गठबंधन को छोड़ के चले गए थे नरेंद्र मोदी की वजह से। और शायद उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो रामविलास पासवान का एनडीए में खेमे में लौटना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मोदी की छवि को ऊंचा कर सकता है। कितना करेगा उस पर बातचीत इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सुधांशु मित्तल हमारे साथ है, पूरा पैनल मेरे साथ। सुधांशु, बहुत सारे सवाल उठाएगा और ये कहा गया, राजीव रंजन ने यहां तक कहा कि बीजेपी के पास उम्मीदवार तक नहीं बचे बिहार में। उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, बड़ा शोर था कि पहली लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम होगा। क्या कोई पेच फंस गया है? मोदी साहब का नाम नहीं है? मैं 2-3 आपको टिप्पणियां करना चाहता हूं। जल्दी जल्दी, वक्त की कमी है। पहली यह है कि हाँ जी, डूबते जहाज पर लोग सवारी नहीं करते, और उगते सूरज से ही आशा की किरण आती है। एक आपने ट्वीट भी किया है। दूसरा, हमारा खून तो खून और तुम्हारा खून पानी। आपके साथ जाए तो ठीक, हमारे साथ जाए तो वो सांप्रदायिक हो जाएंगे। तीसरा, सबके सामने सिद्ध हो चुका है कि सांप्रदायिकता जो है वो मुद्दा नहीं, बहाना है। लेकिन देश के मुद्दे अलग है। आपने तीनों बातें अपनी कह ली। मेरे सवाल का जवाब दीजिए,
नरेंद्र मोदी का नाम अर्थव्यवस्था। पहली लिस्ट में क्यों नहीं है? जी, आपने देखा होगा कि गुजरात की और यूपी की लिस्ट अभी निकाली नहीं है। ये हम राज्य के हिसाब से चले हैं और उसमें जो जो नाम आते गए जिन जिन राज्यों से उनके करे गए हैं। अगली जो मीटिंग है उसके अंदर ये उम्मीद करी जा रही है कि यूपी भी आएगा, गुजरात भी आएगा। तब आप देखेंगे कौन कौन है इसमें। सारे नाम मुकेश जो दूसरे नायक जी, राज्यों मुकेश से रहने नायक जी। वाले उनके नाम इसीलिए नहीं आए हैं। आपकी पहली लिस्ट कब आ रही है और मोदी का नाम नहीं है पहली लिस्ट में? आपको खुशी मिली इस चीज से? देखिए, इनके बड़े नेता सुरक्षित क्षेत्र देख रहे हैं पूरे देश भर में। अभी ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता बहाना है, मुद्दा नहीं है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, हमारे विद्वान मित्तल जी से, कि देश में भिन्न भिन्न समुदायों में सामंजस्य और विश्वास प्रमुख मुद्दा है इस देश के चुनाव का। और भिन्न भिन्न समुदायों में सामंजस्य और विश्वास के बगैर इस देश में विकास का कोई अर्थ नहीं है। आपने पूछा है हमारे उम्मीदवारों के बारे में। हमारे उम्मीदवारों की सूची बहुत जल्दी आएगी, विचार चल रहा है। अभी तो अधिसूचना भी इस देश में जारी नहीं हुई है। और कांग्रेस की तो आदत है अधिसूचना जारी होने के भी आखिरी दिन में आप लाते हैं, नॉमिनेशन के लास्ट डे में। समय आएगा हम अपने उम्मीदवार और सूची जारी करेंगे। मैं माफी चाहता हूं अपने तमाम पैनलिस्ट से, क्योंकि हम लाइव में चले गए थे। मैं और वक्त नहीं दे पाऊंगा, बुलेटिन समाप्त करने का वक्त हो रहा है। शुक्रिया आप सबका, जयंतोदा, सबा, राजीव रंजन जी, सुधांशु मित्तल जी, मुकेश नायक जी। लेकिन कुल मिलाकर एक नई बहस जरूर छिड़ गई है कि क्या ये गठबंधन जो आज पासवान के साथ हुआ है बीजेपी का, उसे सफलता मिलेगी। और दूसरी बड़ी बात कि पहली लिस्ट आती है और नरेंद्र मोदी का नाम नहीं होता है, क्या पार्टी में कहीं कोई डिफरेंसेस है? इस पर हमारी नजर लगातार रहेगी। तमाम इलेक्शन से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारी खास कवरेज और जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी।